पूरे भारतवर्ष की जनता इस बात को समझ ली कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र का विकल्प है। निश्चित रूप से 2024 में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं 85 के आसपास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। वो दिन से हमारी राजनीतिक सफर की यात्रा शुरू होती है। तो मेरा जीवन, मेरा परिवार का पृष्ठभूमि वो राम मंदिर अध्यात्म से रचा बसा है। 8 साल के बीच में मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को कभी बीमार होते नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो देश के लिए, क्षेत्र के लिए और समाज के लिए प्रतिबद्ध होता है। समाज सेवा जिसकी प्राथमिकता होती है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए जौनपुर के समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेता सुधाकर उपाध्याय जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, बेसिकली हमने देखा है कि आसपास के ज़िलों में भी और साथ ही साथ में जौनपुर में भी जब भी लोगों से बातचीत होती है, बीजेपी के नाम पर जब भी कोई मुद्दा छिड़ता है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी बात होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ देर तक बात चलने के बाद आपका नाम वहाँ पे जुड़ जाता है कि सुधाकर उपाध्याय जी के नाम का जिक्र होने लगता है। तो किस तरह से आप देखते हैं, बेसिकली आपने शुरुआत कहाँ से की है और कब से आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, इस बारे में हम जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको हम जय श्री राम बोलते हैं। बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया, मुझे इस बात की खुशी है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ और हमारी जो सबसे बड़ी पहचान बनती है, मैं जौनपुर के या पूर्वांचल के एक ऐसे अपने समय के ऊर्जावान और विद्वान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे आदरणीय पंडित माता श्री जी उपाध्याय, जो जिला अध्यक्ष भी रह चुके, अपने समय में बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए थे, आज भी इतिहास के पन्नों में अमर हैं, अब उस दुनिया में नहीं हैं। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। सुधाकर उपाध्याय हमारा नाम है। जैसा आपने जानना चाहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कब से कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है जान करके। मैं 85 के आसपास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और उस समय हमारी उम्र 22-24 साल की रही होगी। गांव के कार्यक्रमों में भाग लेना और पहले तो वहाँ के जो हमारे स्थानीय स्वयंसेवक या पदाधिकारी संघ के थे, उनके माध्यम से अपने प्राथमिक विद्यालय भोलिया पर स्वयंसेवक बन करके शाखा लगवाना, मुख्य शिक्षक बनना और उसके बाद सहखंड कार्यवाह तक का दायित्व हमको मिला। भारतीय जनता पार्टी में हमारे पिताजी सक्रिय रहे, तो उनके आधार पर और अपने गांव में एक उमंग में, खुशी में कार्य करने के कारण फिर हमारी दूसरी पारी वहाँ वहाँ से जो शुरू होती है वो बूथ एजेंट से, पहले बूथ एजेंट हुआ करते थे। बूथ एजेंट से हमारी राजनीतिक सफ़र की यात्रा शुरू होती है और अपनी मोटरसाइकिल से गांव के मतदाताओं को लाना, बूथ की एजेंटी करना, बड़ी सक्रिय भूमिका रहा करती थी। आगे चल कर के धीरे धीरे पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी और मैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जितने भी कार्यक्रम हमारे बड़े बड़े आए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में आए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे किसी प्रकार का कोई मुद्दा था, उसमें उन लोगों ने शिला पूजन में भाग लिया है और जहाँ पर विध्वंसीकरण ढांचा को रहा होता उसमें हम लोग गए थे, कार सेवा किए थे, श्री राम चबूतरा के निर्माण में गए हैं और जब माननीय मोदी जी आए थे उस समय भी उस 3 दिन की यात्रा में मैं छुपते छुपाते वहाँ जा कर के अपने को गौरवशाली मानता हूँ। तो मेरा जीवन, मेरा परिवार का पृष्ठभूमि वो राम मंदिर अध्यात्म से रचा बसा है और आगे बढ़ कर के हम आज की तारीख में मुझे कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया, फिर मैं जिला संगठन का मंत्री बना, फिर कार्यकारिणी सदस्य बना और लगातार 3 बार से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, लंबे समय से आप बीजेपी के लिए सेवा कर रहे हैं। आमतौर पर होता है कि कोई किसी पार्टी के साथ जब जुड़ता है तो अपेक्षाएं धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। क्या आपको कभी नहीं ऐसा लगता है कि हमको भी अब समय के साथ में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, विधानसभा वगैरह, इस विधानसभा का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे पीछे से लोग आकर जुड़ते हैं और टिकट लेकर चले जाते हैं?
अपने आप को कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि नहीं नहीं ये हमारे साथ होना चाहिए था, जो किसी दूसरे के साथ हुआ, जो हमसे पीछे ज्वाइन किया? इसे किस तरह से आप देखते हैं? विषय तो बड़ा आपका प्रासंगिक है और ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम समझते हैं कि पार्टी में जो कार्यकर्ता शब्द है वो बड़ा विशाल है। जो कार्य करे वही कार्य करता है, और पार्टी का हर व्यक्ति जो किसी भी दायित्व पर है वो कार्य करता है। हम अभी तक प्रधानाचार्य थे, शिक्षा जगत से जुड़े थे, हम पूर्णकालिक नहीं थे। जो भी दायित्व हमको जिले स्तर का मिलता था, जो भी अभी बूथ स्तर के हमारे पास बहुत से काम हैं, मैं निष्ठा से करता हूँ। और अब मैं मार्च में सेवानिवृत्त हुआ, अब हम पूर्णकालिक हैं और अपने मन के इस संकेत को, संदेश को कि मैं पूर्णकालिक हो गया हूँ, पार्टी जहाँ उचित समझे हमसे सेवा ले सकती है। घर के परिवार की जिम्मेदारियों से, गृहस्थ जीवन से भी मेरी जिम्मेदारियाँ मुक्त हो चुकी हैं। शिक्षा जगत के शिक्षक तो कभी सेवानिवृत्त तो नहीं होता, लेकिन जो वो विद्यालय में जाने की हमारी बात थी वो समाप्त है। तो पूर्णकालिक होने के नाते पार्टी को यह संदेश मैंने दे दिया है, आग्रह कर दिया है। पार्टी जहाँ भी जैसा उचित समझेगी दायित्व देती रही है, जहाँ भेजेगी एक कार्यकर्ता के रूप में हम करने को तैयार हैं। लेकिन कोई हमारी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देना चाहें या कोई गलत कदम उठाना चाहें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और पार्टी की सेवा के साथ साथ यह पार्टी चूँकि देश की सेवा कर रही है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि इसी बहाने कम से कम राष्ट्र की सेवा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लालसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए? वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा नहीं है। लालसा एक ऐसा विषय है कि मन में जब राजनीति का कार्य कर रहे हैं तो स्वभावगत हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ तो होता ही है, लेकिन मुझसे नेतृत्व बड़ा है। और यहाँ पर कार्यकर्ता का और नेतृत्व का माता और पुत्र जैसा संबंध होता है, और हर माँ समझती है कि पुत्र किस उम्र का है, किस स्थिति में है, उसे क्या चाहिए, उसकी चिंता करती है। हाँ, इसलिए कोई व्यक्तिगत हमारी ऐसी कोई धारणा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, तो आपने जनपद जौनपुर में अलग अलग तरीके से जितना हो सका है, जितना बन पड़ा है आपने लोगों के लिए, लोगों को जहाँ पर जागरूक करना हो आपने जागरूक किया है। लोगों के सुख दुख में आप बराबर सहभागी भी बने हैं। शायद ही ऐसा कुछ रहा हो जब आपको कहीं से अगर इन्विटेशन मिला है तो आप वहाँ पर न पहुँचे हों, बराबर लोगों के संपर्क में आप रहते हैं। तो क्या कुछ आपने देखा है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों की क्या कुछ स्थितियां हैं, और उस जो मूलभूत स्थितियां हैं उसमें बदलाव किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति है उसके सामने कहीं न कहीं तमाम तरह की विसंगतियां आती हैं। तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और बीजेपी किस एजेंडा को लेकर चल रही है कि जिससे उनका जो है मूलभूत विकास हो सके? भारतीय जनता पार्टी का जो भी चुनाव घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश का था, उसमें हर मुद्दे निर्धारित हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे क्षेत्रीय मुद्दा हो, जो कहती है वो करती है। अभी टैबलेट और मोबाइल और टैबलेट बांटने की बात आई थी, आश्वासन दिया था, शपथ लिया था, और सभी बच्चों को पार्टी ने दिया। किसान का मुद्दा हमारा है, शिक्षा का मुद्दा हमारा है। आप यकीन करिए, शिक्षा के मुद्दे में इंटर कॉलेज का एक पेपर लीक होने की वजह से सचिवालय से लेकर के विद्यालय तक वो दुर्गत लोगों को हुई है कि सबको लाले पड़ गए। नकल मुक्त परीक्षा हुई है, बच्चों में आत्मनिर्भरता आ रही है, बच्चों के अंदर पढ़ने की एक सोच बनी है, और वो निष्ठा से पढ़ लिख करके आगे जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अभी मैंने नामांकन अभियान में भाग लिया। हमारे यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय गोरखनाथ पटेल जी थे, उनके साथ मुझे चलने का अवसर मिला। मैंने देखा तो बहुत ही अच्छी संख्या में हमारे ज़िले में दूसरा स्थान मिला है और नामांकन के मामले में। और वो जो हमारे जिसकी अब विषय आपने रखा है कि वो गरीब तबके के लोग जिनको भी कोई ऐसा स्थिति नहीं बन पा रही है, ऐसे लोगों के नामांकन, मुफ्त शिक्षा है, भोजन है, कपड़े हैं, पैसे हैं, सारी सुविधा दे करके और अच्छे शिक्षकों के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि जो विषय मैंने देखा, मुझे आने जाने का बीआरसी पर भी अवसर मिलता है, देखता हूँ,
वो बच्चे जो अपने को असहज महसूस करते थे, बिना जूता चप्पल के थे, गरीब अपने को मानते थे, हीनता से भरे हुए थे, अब उनका मैंने अंग्रेजी देखा, उनका मैंने आर्ट देखा, तो वो कंपटीशन और प्रतिभा सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि शिक्षा तो सर्वांगीण विकास करता है, तो हर क्षेत्र में हमारे वो बच्चे, नौनिहाल बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। इस बात की हमको बड़ी खुशी है। सर, बढ़ती महंगाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीच में अभी जो है कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत पर मोदी सरकार ने 9.5 रुपये का वैट कम कर दिया था, और उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ था उसके बाद से कीमतों में बेतहाशा वृद्धि जारी थी। 9.5 रुपये का जो ये अंतर आया वो बेसिकली अब भी वहाँ से कम है जो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले पेट्रोल का प्राइस था। इसे आप किस तरह से देखते हैं? और आगे आने वाले समय में पेट्रोल की प्राइस को लेकर ही नहीं, और भी तमाम चीज़ों को अगर देख लिया जाए तो रसोई गैस की कीमतों में भी वृद्धि हुई, 200 रुपये अब कम किया गया, तो कब तक जो है एक ऐसा संतुलन बन जाएगा जिससे जो है आम लोगों तक चीज़ें आसानी से पहुंच जाएं और लोगों को किसी प्रकार की दुविधा का सामना ना हो? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार कहीं ना कहीं सैलरी लिमिटेड होती है और उसी हिसाब से सब सारी चीज़ें वो अपना जो है एक सिस्टम बनाकर चलता है। अनादिकाल से हमारा मध्यम वर्गीय परिवार असहज रहा है जी। उसका कारण है कि मध्यम वर्गीय परिवार हर परिस्थितियों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ करके बैठ जाता है। एक उच्च वर्गीय है, एक निम्न वर्गीय है, एक मध्यम वर्गीय है, और मध्यम वर्गीय परिवार में भी हर वर्ग के लोग आते हैं। वो न तो गरीब हैं न तो अमीर हैं, और बीच का इंसान जो होता है वो बहुत परेशान रहता है। महंगाई की मार, उसका बजट, उसका संतुलन सदैव उसकी समस्याओं को लेकर के वो झेलता रहता है, और ज़्यादा मार उसी के ऊपर पड़ती है। महंगाई एक ऐसा विषय है, हमारी जो मान्यता है, जो हमने देखा है, हमारा जब बचपन भी था तो हमारा परिवार 10,000 महीने के लेवल का परिवार था, और हम बहुत समाज के अच्छे परिवारों में गिने जाते थे। और उस समय सन 65, 67, 68, 70 के दशक में एक लखपति होना बहुत बड़ी बात थी कि फला लखपति हैं। हम लोगों का परिवार 10,000 के लेवल का था, हमारे पिताजी प्रतिष्ठित थे, और उसमें भी उस समय के लोग जो 1000-2000 के लेवल के परिवार के थे वो बहुत गरीब माने जाते थे। तो विषय यह है कि महंगाई देश काल समय के अनुसार जो दिख रहा है, आप उसका लेवल में चाहे सोने का वृद्धि देख लें, सोने की वृद्धि के साथ 78 के दशक में सोना जो है 81 के दशक में, 78 के दशक में 700 रुपये का तोला था, आज उसका देख लीजिए। हमारी जो जानकारी है, हम समझते हैं कि जैसे हम हैं, हमारी औरत थी, हमारे पास छोटे छोटे 2 बच्चे थे, हमारे पास 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी, तो 40,000 रुपये में हमारी धर्मपत्नी, हमारे बच्चे आराम से खाते थे। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई बढ़ गई, आवश्यकता बढ़ गई, और बड़े हुए तो बहुएं आ गई। तो विषय यहाँ खड़ा होता है कि आय तो हमारी वही रह गई, लेकिन आवश्यकताएं हमारी बड़ी हो गई, और यही हमारी विपत्ति का मध्यम वर्गीय का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब सब लोग आय नहीं प्राप्त करेंगे, सब लोग व्यापार नहीं करेंगे, उद्योग नहीं करेंगे, उद्यम नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं कि ये कठिनाई मध्यम वर्गीय वालों को हर समय बनी रहेगी। इसका एक ही रास्ता बनता है कि हम सब लोगों को अपने परिवार में आवश्यकता अनुसार वयस्क होने के बाद शिक्षा के साथ ही साथ आय की भी व्यवस्था करनी चाहिए। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? लंबे समय से वो मुख्यमंत्री रहे और अब लगभग 8 साल का कार्यकाल उनका बीत चुका है प्रधानमंत्री के तौर पर। 2014 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो 2019 में ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस बार जो है गठबंधन की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर से जो है प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे ये चीज़ें किस तरह से होंगी? क्योंकि अभी उनका जो है कुछ 2 साल का लगभग कार्यकाल बचा हुआ है, तो आप उनके कामकाज को किस तरह से देखते हैं और पार्टी के लिए जो भी एक मानक तैयार हुए हैं उस पर वो कितना खरा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। पहले तो मैं उस देव पुरुष को प्रणाम करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और एक कहावत कही जाती है कि माँ की गोंद सोनी हो सकती है, कोख नहीं सोनी हो सकती। इसी भारत माता की गोंद से, कोख से समय समय पर
परिस्थिति जन्य एक एक लाल पैदा होते रहे। और जब हमारा भारतवर्ष विसंगतियों में जकड़ा था, संप्रदायवाद चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, यहाँ तक कि आपने रेडियो पर, टेलीविज़न पर देखा कि कोई भी सामान लावारिस हो तो उसे न उठाएं। हर जगह विस्फोट, दंगे, तरह तरह की समस्याएं हो रही थीं। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, आपने भी जाना होगा इस बात को। मैं प्रधानमंत्री जी को 2014 के पहले सुना था, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और मैंने 14 से उनको देखा है। दोनों में अंतर है। सुनने में जो अच्छी चीज़ें लगती थी वहाँ एक संशय होता था, लेकिन देखने पर संशय नहीं है, अटूट विश्वास है। पहला तो प्रश्न मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ। मैं 14 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूँ, ये 22 चल रहा है। 8 साल के बीच में मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को कभी बीमार होते नहीं देखा, कभी अस्वस्थ नहीं हुए। वो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, हर क्षेत्र में काम करते हैं। और इस उम्र में भी यह बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जैसे कार्यकर्ता छोटे बड़े 2-4 काम करके यह अहंकार पैदा कर लेते हैं कि मैंने ये कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। तो ये हमको एक जो अहंकार होता है, बड़ा गड़बड़ है। और उनके अंदर एक जैसे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के काम आ रहा हूँ, विश्व को अपना संदेश दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और हमें उनसे एक सबक लेनी चाहिए। हम लोगों को जितना कार्य कर रहे हैं उससे ज़्यादा और कार्य करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में फिर से कोई प्रचंड बहुमत की सरकार बना ले या बहुमत की सरकार बना ले, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन 2022 में फिर से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव में फिर से बहुमत के साथ बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में वापसी की। तो किस तरह से आप देख रहे हैं लोगों का जो भरोसा मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं, जिस आदर्शों पे वो चल रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? आगे आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश की जनता को कितना और अपने वश में कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो 2022 का चुनाव था, ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। अभी मैंने कुछ चंद मिनट पहले या चंद सेकंड पहले मैंने कहा कि गोंद सूनी हो सकती है, कोख सूनी नहीं हो सकती। तो इस समय हमारे भारतवर्ष में 2 ऐसे लाल हैं, देश स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश स्तर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी। ये लोग राजनीति की पिच पर ऐसे बैट लेके खड़े हैं कि कार्य के चौके छक्के लग रहे हैं, एक कीन ढूंढने वाले नहीं हैं, और जनता इसका सुख पा रही है। और दूसरा चुनाव योगी जी के चेहरे पर लड़ा गया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमने विगत 5 सालों में जो कार्य किए हैं उसी का प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी दोबारा सरकार बनती है और योगी आदित्यनाथ और मजबूती के साथ आते हैं और जो उनके कार्य चल रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय हैं। और दिल्ली का जो रास्ता है पहुंचने का वह उत्तर प्रदेश से ही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बना दी है तो केंद्र में सरकार बनाने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत स्पष्ट बहुमत में और बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो आपके ही परिवार से आपकी बहन है सीमा द्विवेदी जी, राज्यसभा में भेजा गया है उनको। उस टाइम पर वो विधायक हुआ करती थी जब कहीं ना कहीं प्रदेश में भाजपा का वो जनाधार नहीं होता था। उस समय जो है चीज़ें उनके पक्ष में होती थी, चाहे गढ़वारा विधानसभा की बात की जाए, फिर उसके बाद परिसीमन हुआ मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा। कहीं ना कहीं लोगों का स्नेह उन्हें काफ़ी मिला और लोगों को पूरी तरह से भरोसे में रहीं। 3 बार वहाँ की विधायक बनी। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ का ही प्रतिफल उन्हें मिला बिना मांगे,
या आप लोगों की भी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं उसको भी उसी में काउंट कर दिया गया, जो आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं पार्टी से, उसका भी प्रतिफल उसी में काउंट कर दिया गया? देखिए, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है किसी का प्रतिफल किसी में काउंट नहीं होता, क्योंकि पारिवारिक लगाव है इस वजह से। पारिवारिक लगाव में वो मेरी बहन है और मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मुझे एक शिक्षक के रूप में उनको पढ़ाने का भी अवसर मिला है और गुरुदक्षिणा के दिन उनका फ़ोन आता है और गुरुजी के रूप में मुझसे आशीर्वाद लेती हैं। और एक भाई का जो धर्म होता है बहन के साथ निभाने में कोई कसर नहीं है। और उसके साथ हमारे पिताजी सन 60-62 से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए हैं संघर्षों के द्वारा। तो एक तो उनका मायका राजनीतिक रूप से परिपक्व था और उनकी जो ससुराल है वो लोग मायका पक्ष से कम परिपक्व राजनीति में नहीं थे। तो ये सीमा जी का ऐसा भाव था कि एक कैरियर लेकर के एक कैरियर में मिली और गंगा जमुना जब मिलती हैं तो संगम बनता है और वह प्रतिफल 1996 के पहले 95 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में पहले उनको मिलता है और वो संघर्ष करती हैं और उनका चुनाव चिन्ह छाता होता है। और छाता का इतना प्रचार किया उन्होंने कि जब 96 में उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना हुआ, जो अपने क्षेत्र में 25 गांव में जाती हैं तो वहाँ की औरतें कहती बहनी जा हम तोहार जानत है तू जितबू फिर तो वहीं कोट देव। तो सीमा जी पूछती थी कि हमारे चुनाव निशान का छाता है, वो छाता तोहार है, चूँकि 1 साल पहले लोगों ने छाता पर वोट किया था। कहा नहीं, हमारा कमल का फूल चुनाव निशान है। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष शुरू किया, लोकप्रिय रहीं और वो गरीब बस्तियों में ज़्यादा लोकप्रिय हुई और बहुत ऐसी ऐसी जगह पर सड़कें बनी हैं जहाँ घुटने तक लोग पानी में रहते थे। हमारी बहन बेटियाँ बहुएँ पानी के अंदर से, जल के अंदर से जाती थी सड़कों से। बहुत संघर्ष किया और उसका प्रतिफल उनको मिला। 3 बार विधायक रहीं और सबके अपने भाग्य सौभाग्य कर्म होते हैं। वो ऐसी जनपद की नहीं, पूरे पूर्वांचल की, पूरे उत्तर प्रदेश की तेज विदुषी महिला हैं, योग्य महिला हैं कि जिनको 3 बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला। और एक उनके साथ और बहुत अच्छा क्लास जुड़ता है कि वो गढ़वारा की आखिरी महिला होती हैं, आखिरी विधायक होती हैं तो मोंगरा की पहली विधायक होती हैं। यह कीर्तिमान बना और पार्टी नेतृत्व उनके कार्य को, संगठन को, उनकी सोच को सदैव प्यार दिया है, सम्मान दिया है और उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को देख करके, उनके मेहनत को देख करके, उनकी लगन को देख करके, उनकी निष्ठा और ईमानदारी को, उनकी तेजस्विता को देख करके पार्टी ने आज उनको एक बड़ी ऊंचाई पर स्थान दिया है और राज्यसभा का सदस्य बनाया उनको। हम एक भाई की हैसियत से, एक अभिभावक की हैसियत से, एक परिवार की हैसियत से पार्टी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सीमा जी के प्रति हमारी यही कृतज्ञता है कि पार्टी की जैसी सोच आपके प्रति है सदैव अपने जीवन भर आप खरी उतरती रहें, ऐसा हमारा संदेश और शुभकामना है। सर, अंतिम सवाल है हमारा। 2022 चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो 2 बार प्रचंड बहुमत मिला, तीसरी बार क्या कुछ अंदेशा है? क्या फिर से लगता है कि बीजेपी पर फिर से जो है जनता पूरी तरह से भरोसे मिलेगी, फिर से आपको वही प्रचंड जनादेश मिल पाएगा जो 2014 और 19 में मिला है? अब जनता जो पहले और दलों के माध्यम से भ्रमित कर दी गई थी, संप्रदायवाद में, जातिवाद में, अगड़े पछड़ेवाद में, प्रांतवाद में, अब वो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष की जनता इस बात को समझ ली कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र का विकल्प है। इससे हमारी विदेश नीति, इससे हमारी गृह नीति, इससे हमारी आर्थिक नीति, कृषि नीति, शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, हर नीति में भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसी पार्टी है जो भारत माता की रक्षा कर सकती है। और जनता धीरे 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 हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोगों के मन में यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है ऐसे संकट के समय में। और निश्चित रूप से जैसा हमें लगता है, विशेष करके और प्रदेशों की तो सुनता रहता हूं, लेकिन मैं अपने प्रदेश की तो दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से 2024 में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ सुधाकर उपाध्याय जी, जो जौनपुर में पूरी तरह से बीजेपी के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहते हैं, क्षेत्र समाज के लिए हमेशा से ही लगे रहते हैं। अगले हफ्ते हम आपको फिर इसी कड़ी में एक और ऐसी शख्सियत से मुखातिब करवाएंगे जो क्षेत्र समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।